यस हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके बीच में आ चुका हूँ अनन्या एकेडमी के इस बैनर तले, जो कि मैं पिछले 10 सालों से इस एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ और न जाने कितने लोगों का भाग्य यहाँ से एक नया रूप ले चुका है, एक नया आयाम ले चुका है। तो आप लोगों को यहाँ से एक नई दुनिया में ले चलने के लिए मैं फिर से आपके बीच में आ चुका हूँ। तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बताया हूँ कि प्रागैतिहासिक काल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कला के क्षेत्र में, तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को बहुत शुरुआती दौर का एक कह सकते हैं कि आरंभिक स्टेज मानते हैं, जहाँ से कला का एक कह सकते हैं कि बीजारोपण हुआ था। और आज वहीं से ही ये कला धीरे धीरे विकसित होते हुए आज हमारे इस जीवन के साहचर्य के रूप में साथ चल रही है। तो आज हम आपको उसी कड़ी में लेके फिर से आए हैं प्रागैतिहासिक काल में। अभी तक मैंने जो पिछले वीडियोज़ में बताया था कि जो मुख्य स्थान थे साउथ के और हमारे मिर्ज़ापुर के स्थान थे, अब उसी कड़ी में मैं आपको मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है भीम बेटका, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो भीम बेटका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। टीजीटी, खासकर टीजीटी और पीजीटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी इसके तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो सब इस स्थान को विशेष रूप से अपने जेहन में बैठा लेंगे। अपने दिमाग के कॉन्शियस या माइंड जो आपका है, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, उसमें कहीं अच्छे से अपने गहराई में इस जगह को ज़रूर बैठा लीजिएगा। वजह यह है कि ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रागैतिहासिक काल जो कि भीम बेटका स्थान है, वहाँ जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, उस चित्र के बारे में हम अब जानना शुरू करेंगे। और क्योंकि कई बार क्वेश्चन लगातार पूछा गया है भीम बेटका के बारे में, तो इसलिए मैं आपको इस पे जोर दे रहा हूँ कि भीम बेटका को ज़रूर आप अपने मस्तिष्क में याद रखिएगा, अपने स्मृति में याद रखिएगा। तो भीम बेटका के बारे में मैं आपको बता दूं कि भीम बेटका जो है, नाम इसका कैसे पड़ा। बताया जाता है कि पांडव काल में जब पांडव वनवास की तरफ जा रहे थे, तो उस जगह पे कुछ पल के लिए उन लोगों ने विश्राम किया था। तो वहाँ पे कह सकते हैं कि एक गुफा थी जहाँ पे भीम जी अक्सर जाया करते थे और बैठा करते थे। तो वहाँ पे भीम जी के बैठने की वजह से उसका नाम भीम बेटका पड़ा। तो भीम बेटका से वो धीरे धीरे भीम बेटका भी लोग उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो आप इतना जानिएगा कि भीम बेटका जो है वो भीम जी के नाम से ही पड़ा है, इसलिए इसका नाम आज भीम बेटका के नाम से जाना जाता है। अब उसके अगर हम पुराण में, माइथोलॉजी में जाएंगे तो कुछ कहानियाँ होंगी, क्यों बैठा करते थे, क्या कारण था वहाँ जाने का, उस पर हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं, हम वहाँ उस सब चीज़ों से संबंधित बातों पे ज़्यादा गौर करेंगे। तो भीम बेटका ये हमारा भोपाल जो सिटी है मध्य प्रदेश में, जो कि बहुत ही रिचेस्ट प्लेस माना जाता है आर्ट की दुनिया में, क्योंकि हम एक आर्ट कर्म भी करते रहते हैं लगातार, तो हम लोग वहाँ लगातार जुड़े रहते हैं। तो भी ये भीम बेटका जो स्थान है मध्य प्रदेश का भोपाल जो सिटी है, वहाँ पे ये 40 किलोमीटर दूर एक आसान नदी है, वहाँ पे ये सारी जितने भी चित्र हमें मिले हैं इस नदी के किनारे आसपास में मिले हैं। तो हम बात करते हैं कि जो भोपाल है जगह, वहाँ पे आर्ट का एक कह सकते हैं बहुत बड़ा कल्चर वहाँ से जनरेट होता है। वहाँ पे फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े हस्तियाँ वहाँ आया करती हैं और वो अपने शूट फिल्मों का जो भी वो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है वहाँ पे अक्सर वो, क्योंकि वहाँ बड़े बुद्धिजीवी आर्टिस्ट और आर्ट से जुड़े हुए जितने भी विधाएं हैं, चाहे वो नाट्य कला भी हो, वहाँ बहुत अच्छे से चलती रहती है, निरंतर वहाँ पे गतिशील रहती है। तो वहाँ पे जैसे भारत भवन, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा करता है कि भारत भवन कहाँ है, तो भारत भवन भोपाल में ही है, जो कला का एक बहुत बड़ा एक संस्थान है, जहाँ पे देश विदेश, इंडिया के नहीं देश विदेश से वहाँ आर्टिस्ट आते हैं और वहाँ पे रुकते हैं,
रुक के वहाँ काम करते हैं। आज भी हमारे इस आसपास के कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के बहुत कलाकार वहाँ जाके जो कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में ही कुछ वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें आर्ट को वो देखते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको वो विकसित करते हैं एक कला की दुनिया में अपना कह सकते हैं कि एक नया आयाम रचने के लिए, एक नया रूप देने के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल, अब हम बात करते हैं क्या मतलब है उस भोपाल जैसी जगह से सटे होने की, जहाँ से हम कला के जितने भी प्राचीन चित्र प्राप्त हुए हैं इस भोपाल के भीमबेटका स्थान से प्राप्त हुए। यहाँ पे लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई थी, लेकिन जिसमें हम अगर देखते हैं, बात करते हैं तो केवल 275 गुफाओं में ही हमें आज अवशेष के रूप में कह सकते हैं कि चित्र हमें उसमें दिखाई देते हैं, उसमें प्राप्त होते हैं। और उसकी खोज किया था विश्वधर वाकरकर जी ने 1958 ईस्वी में किया था। ये 2-3 पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, जिसको मैंने यहाँ पे आपको चित्रों के माध्यम से बना दिया है, क्योंकि ये अक्सर टीजीटी के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और यही 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो हम लोग लगातार पिछले 10 सालों से इन 2-3 टॉपिक जो आपका मेन है इस स्थान से रिलेटेड, वो है कि कब खोजा, किसने खोजा और कहाँ पे है, ये कितनी गुफाएं हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन अभी तक आया है। तो आपको बस इससे आपको केवल और केवल इतना रखना है कि भीमबेटका जो गुफा है वहाँ पे कितने चित्र प्राप्त हुए हैं और किसने खोजा था, कब खोजा था। तो क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने यह आंसर मैंने लिखा है, बनाया भी है चित्रों के माध्यम से, कि 1958 ईस्वी में विष्णुधर वाकरकर जी ने खोज किया था इस गुफा की और उसमें लगभग 600 चित्र हमें प्राप्त हुए थे, 600 गुफाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से 275 गुफाओं में ही हमें चित्र आज के डेट में या वर्तमान समय में प्राप्त होते हैं। अब दूसरा इसमें है कि किस तरह के चित्र प्राप्त हुए थे, तो उसमें 2 तरह के चित्र प्राप्त हुए थे। एक तो जैसा मैंने बताया कि प्राचीन काल में मनुष्य केवल और केवल शिकार ही करता था और उसका कोई काम नहीं था। वो सुबह उठते ही बस देखता था कहाँ पे खाने के लिए कुछ मिलेगा और हिंसा या कह सकते हैं कि आखेट करना, शिकार करना, बस इसका यही काम था। तो वो जाता था, जो जानवर उसे हिंसक भी दिखते थे, कुछ जो उनके ऊपर अटैक करते थे उनको मार के खाता था, बस एक काम इसका था। फिर धीरे धीरे जब वो विकसित हुआ, उसको लगा कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे साथ में सहचर्य के रूप में चल सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो जिसमें वो गाय पालना शुरू किया, कुत्तों को पालना शुरू किया, कुछ जानवर ऐसे जो उनके अंतरंग सहचर्य या मित्र के रूप में उनके साथ में जुड़ गए। तो अब इसमें हम 2 तरीके के चित्र देखते हैं भीमबेटका की गुफा में, जिसमें एक शिकार करते हुए, आखेट करते हुए, दूसरा उसमें मित्र के रूप में उनके साथ साथ चलने वाले ऐसे जानवर जो उनके हमेशा काम आते हों। तो 2 प्रकार के चित्र वहाँ हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आखेट का और मित्र के रूप में, या बहुत ही गहरा जैसे दोस्त होता है और उसका कोई दोस्त नहीं हुआ करता था उस समय। नेक्स्ट पूछता है क्वेश्चन कि जो चित्र प्राप्त हुए उसमें सबसे विशेष चीज़ अक्सर ये पूछा कि सबसे बड़ा विश्व का जो भैंसा प्रागैतिहासिक काल में जो देखा गया चित्रों में, वो कहाँ प्राप्त हुआ है। तो हम जैसा कि बताएं कि पूरे विश्व में अगर गुफाओं की जो खोज हुई थी, जो केव्स में जो चित्र बनाए गए थे, तो पहले मैंने बताया कि अल्तामीरा गुफा थी जो मारिया सांतोला 5 साल की बच्ची ने खोजा था स्पेन में। उसके बाद हमारा मिर्ज़ापुर स्थान आता है, जहाँ पे 1879 में यहाँ पे चित्र पहले वहाँ पाया गया था, 1880 में हमारे यहाँ पाया गया था मिर्ज़ापुर में। तो ये डेट भी अक्सर पूछता है कि किस सन में हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में खोज हुई थी, तो 1880 आप याद रखिएगा। उसके बाद अब उन क्षेत्रों में मैंने आपको बताया कि वो क्षेत्र हमारे मिर्ज़ापुर के बाद हम जब देखते हैं आसपास का एरिया, तो वो आता है हमारा भीमबेटका स्थान। तो सबसे बड़ा भैंसा तो हर जगह बनाया गया है, वो स्पेन में भी बनाया गया है और हमारे इंडिया में भी बनाया गया है, क्योंकि प्राचीन काल में यही सब जानवर ही हुआ करते थे चारों तरफ।
हाँ, वहाँ का भैंसा थोड़ा अलग होता था, यहाँ का भैंसा थोड़ा अलग होता था। यहाँ उतने बाल नहीं होते थे, वहाँ भैंसों के बाल होते थे, बहुत ज़्यादा बाल होते थे। वजह ये था कि वहाँ ठंड ज़्यादा होती थी। तो जैसा नेचर होता है वैसे वहाँ की प्रकृति, जहाँ जीव जंतु भी डेवलप होते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा भैंसा जावरा से प्राप्त हुआ है, और ये भीमबेटका के ही अंतर्गत आता है। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि भीमबेटका जो है विष्णुधर वाकड़कर ने खोजा, और 2 प्रकार के इसमें चित्र प्राप्त हुए, मित्र के रूप में और आखेट के रूप में। 600 गुफाएं हैं, जिसमें 275 वर्तमान समय में गुफाएं वहाँ पे प्राप्त हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपको बता दें कि स्विट्ज़रलैंड के जो पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी थे, जिनका नाम था वासल, उनको साथ लेके इन्होंने काम किया था, विष्णुधर वाकड़कर जी ने। दोनों लोगों का अगर नाम पूछता है कि विष्णुधर वाकड़कर जी ने किसकी मदद ली थी इस गुफा की खोज करने में, तो आप वासल जी का नाम, जो स्विट्ज़रलैंड के पुरातत्व विभाग से संबंध रखते थे, उनका जो है मदद इन्होंने लिया था इस गुफा की खोज करने में। तो बस इतना ही इसको हम भीमबेटका के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ी देर में बताने जा। यस, आपके बीच में मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। प्रागैतिहासिक काल जो आपका टॉपिक चल रहा है, उसमें आज होशंगाबाद का भी नाम मैं लेना चाहूँगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके पहले मैंने आपको भीमबेटका के बारे में, जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, उसके बारे में बताया। अब मैं आपको होशंगाबाद के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ स्केच बने हुए हैं। और इसमें जो सबसे पहला है, पंचमढ़ी से 45 मील की दूरी पे आदमगढ़ पहाड़ी है, वहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे ये चित्र सारे प्राप्त हुए हैं, जिसमें इसकी स्थापना हुसंग शाह ने किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी तक इतना इसको पूछा नहीं गया है, इसलिए फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि नए तरीके से पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और 12 से अधिक यहाँ शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसमें एक टेक्निक का यूज किया गया है, स्टेंसिल टेक्निक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छेपांकन पद्धति। उसमें मैं आपको 2 चित्र यहाँ बनाया हुआ हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या करते थे ये, कि अपने हाथ को वो किसी कलर गेरू में डिप करके उसमें डाल के, और फिर वो दीवार पे उसको छाप दिया करते थे। तो इससे क्या होता था कि एक जो वहाँ पे हाथ का पंजे का निशान बना हुआ होता था, तो ये एक पद्धति थी जिसे हम कह सकते हैं कि नेगेटिव पद्धति। और पॉजिटिव पद्धति में क्या करते थे कि वो हाथ अपना रख देते थे और मुंह में कुछ रंग भर के, स्ट्रॉ या कह सकते हैं कोई पाइप लगा के फूंकते थे, तो चारों तरफ उसके वो रंग दीवार पे पड़ता था, लेकिन जहाँ तक उनके पंजे होते थे वहाँ पे वो रंग नहीं पड़ता था, तो वहाँ वाइट उतना एरिया रह जाता था। तो उसको पॉजिटिव कह सकते हैं हम। तो ये 2 टेक्निक उसमें यूज़ हुई हैं छेपांकन पद्धति में। और ये हमारा उत्तरी स्पेन की जितनी गुफाएं हैं, वहाँ भी इसी तरह की टेक्निक वहाँ भी प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं कि इसमें जो खोज जिन्होंने किया था, उनका नाम है मनोरंजन घोष जी। 1922 ईस्वी में इन्होंने किया था। और जो चित्र हमें प्राप्त हुए यहाँ पे, वो अस्त्रधारी, घुड़सवारी, जिराफ समूह, 4 धनुर्धारी, आदिमानव, वन देवी, इसके साथ जंगली भैंसा जो एक है, घायल भैंसा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए जंगली भैंसा और घायल भैंसे का चित्र जो प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखिएगा कि होशंगाबाद से हमें प्राप्त हुआ है। और वहाँ पे होशंगाबाद से किस जगह, तो
तो आदमगढ़ की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है सब ये चित्र। तो ये आदमगढ़ की पहाड़ी और होशंगाबाद, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके साथ जंगली भैंसे का चित्र या घायल भैंसा, ये लगातार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। रंग योजना यहाँ की जो है वो हल्के पीले रंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। बाकी जगह पे गेरू रंग का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ हल्के पीले रंग का प्रयोग किया गया है। ये आपके महत्वपूर्ण जो भी इस होशंगाबाद से संबंधित बिंदु थे, मैंने आपको यहाँ पे बनाया है चित्रों के द्वारा। तो एक सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है जिसमें कि विश्व प्रसिद्ध गर्भावती महिला का चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो फिरंगी कोटियार, ये मध्य प्रदेश में ही आता है स्थान, यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये इतने इसके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप लोग इसमें से एक बार इसको ध्यान से फिर से दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन सकते हैं। जो याद करने योग्य इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है पंचमढ़ी से 45 मील दूरी पे आदमगढ़ और होशंगाबाद, ये दो स्थान वहाँ पे हैं। होशंगाबाद के ही अंतर्गत वो आदमगढ़ की पहाड़ी आती है, ये आप ज़रूर याद रखिए। नर्मदा नदी कभी कभार पूछता है क्वेश्चन किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ, तो इसको भी याद रखने योग्य है। मनोरंजन घोष 1922 ईस्वी, ये ज़रूर याद रखिए। जंगली भैंसा, घायल भैंसा, ये आप ज़रूर याद रखिए। और विश्व प्रसिद्ध गर्भावती महिला का चित्र, वो आप ये याद रखने योग्य बातें हैं। बाकी रंग योजना का भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं आया है, लेकिन याद रखने के लिए है कि क्योंकि रंगों से भी क्वेश्चन काफ़ी उठाए जाते हैं। तो थैंक यू, बस इतना ही आज। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।